डिफॉर्मेशन फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स सेकेंड ईयर में ये 6 चैप्टर है, ठीक है। वैसे ये मेरे ख्याल से 16 है। डिफॉर्मेशन का मतलब ये है बिगाड़ना, ठीक है, खराब करना, शेप में चेंजेस लेके आना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये स्पंज है, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, इस तरीके से कंप्रेस करता हूं। अब देखिए इसकी शेप क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई। क्या हो गई? डिफॉर्म। तो डिफॉर्मेशन एक फिनोमेना है कि जिसमें हम जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसकी शेप में या उसकी डायमेंशंस में क्या चीजें आ जाती हैं, चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। डिफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं और वो क्या करता है, शेप को चेंज कर लेता है, ठीक है। डिफॉर्मेशन में हम फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से किस चीज में चेंजेस आ जाती है, शेप में चेंजेस आ जाती है। अगर शेप आप ना कहें, यहां पे आप डायमेंशन की बात करें तो फिर भी आपके पास ये सही होगा, क्योंकि डायमेंशन में आपके पास लेंथ आता है, डायमेंशन में आपके पास एरिया आती है, ठीक है, इसमें आपके पास वॉल्यूम भी आती है। किसी भी में आपके पास इसमें चेंज आ सकता है, ठीक है। डिफॉर्मेशन का मतलब है आपके पास बिगाड़ना, किसको, खराब करना, फेस चेंज करना, ठीक है, किसी चीज का शेप चेंज करना, एरिया, वॉल्यूम, इस चीजों को क्या करना है, चेंज करना है। अब डिफॉर्मेशन जो है उसको हमने मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक आपके पास है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और एक आपके पास है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन है और एक आपके पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हो और वो मटेरियल फोर्स एक्सर्ट करने से उसमें जो चेंजेस आते हैं, फोर्स को रिमूव करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शक्ल पे वापस आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो डिफॉर्मेशन है वो आपके पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। कौन सी डिफॉर्मेशन है? इलास्टिक। इसमें बॉडी में टेम्परेरी चेंजेस आ जाते हैं। कौन से चेंजेस आ जाते हैं? टेम्परेरी चेंजेस। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में बॉडी में कौन से चेंजेस आ जाते हैं? टेम्परेरी चेंजेस आ जाते हैं। बॉडी कौन सी फिनोमेना शो करती है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी है, जिसकी वजह से बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को वापस रिगेन करती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। किसकी वजह से? रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से। प्लास्टिसिटी में बॉडी में कौन से चेंजेस आ जाते हैं? परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, परमानेंट चेंजेस, ठीक है। नो रिगेन ऑफ शेप, बॉडी अपने शेप को दोबारा इसमें रिगेन नहीं कर सकती है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है? प्लास्टिसिटी है। अभी मैं यहां पे एक मिसाल के जरिए आप लोगों को समझाता हूं। फर्ज करें ये आपके पास एक स्प्रिंग है, दिस इज अ स्प्रिंग। आप इस स्प्रिंग को या कंप्रेस करते हो या आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, दोनों केसेस में इसमें डिफॉर्मेशन आती है। आप इसको थोड़ा इस तरीके से क्या कर लेते हो, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर लेते हो और इसको अपनी जो ओरिजिनल जगह है उससे क्या कर लेते हो, मतलब उससे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हो। क्या कर लेते हो? एक्सटेंड। तो इसकी तो शक्ल खराब हो गई है।
इसमें चेंजेस आ गए हैं। जब आप इसको दोबारा वापस छोड़ देते हो तो अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं, इसका मतलब इसमें क्या है, इलास्टिसिटी है। ये चीजें एक लिमिट में होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट किसको कहते हैं, वो लिमिट जिसमें बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत पे वापस आ सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। द लिमिट इन विच a body show elasticity, the limit in which a body show elasticity, वो लिमिट जिसमें बॉडी इलास्टिसिटी शो करती है। ठीक है, अब अगर ये लिमिट आप क्रॉस कर ले तो बॉडी कभी भी अपनी ओरिजिनल शक्ल पे वापस नहीं आएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ओ, अगर आप इस पॉइंट को क्रॉस कर लेते हो तो बॉडी विल नेवर कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर ओरिजिनल पोजीशन पे नेवर कम बैक करेगी तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में परमानेंट चेंजेस आ गए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये स्प्रिंग जो है हमने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की है और इसमें एक्सटेंशन आ गई है, क्या आ गई है, एक्सटेंशन। दक्षिणो नन भी चेकता हूँ, मेरा उनके साथ कोई काम नहीं है। ठीक है, अभी टेस्ट कर ले, मैं अभी आ रहा हूँ, दोबारा मैं नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, अब आपके पास है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो है वो हमें क्या कहती है, देखिए ये स्प्रिंग पहले जिस पॉइंट पर था उसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। नया जो पॉइंट है जिस पे हम इसको लेके गए हैं इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। इस स्प्रिंग ने मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान क्या कवर किया है, डिस्टेंस x, डिस्प्लेसमेंट x। तो हुक्स लॉ हमें यह कहता है कि अगर आप इस स्प्रिंग को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे लेके जा रहे हो, आप इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हो, अप्लाइड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स जो है वो भी इसमें प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। तो जितना ये x ज्यादा होगी उतनी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, ज्यादा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन का मतलब यह है कि आपने इसको कितना क्या किया है, लेंथी किया है। रिस्टोरिंग फोर्स is directly proportional, restoring force is directly proportional to extension in spring। लेकिन शर्त ये है कि ये आप करोगे किस में, इलास्टिक लिमिट में। किस में, इलास्टिक लिमिट में। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब यह है कि आप जो फोर्स लगा रहे हो आपने लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। अगर आप इलास्टिक लिमिट से आगे चले गए तो बॉडी में फिर कौन सी चेंजेस आ जाएगी, परमानेंट चेंजेस आ जाएगी। तो आप नेवर इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। एक्स आपके पास क्या है, एक्सटेंशन के, क्या है, एक्सटेंशन। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन shows direction of force
विल बी टुवर्ड्स अ मीन पोजीशन। ठीक है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो आपके पास मीन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, इक्वालिटी और एक कांस्टेंट लगाएंगे। यहां पे मैंने लगाया है एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, के आपके पास है स्प्रिंग कांस्टेंट। कौन सी कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। के बराबर है एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाय एक्स, और के कौन सी कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, वेयर के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। के कौन सी कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये हमें क्या बताती है, स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब ये है कि हाउ मच के इज अ स्प्रिंग इज हार्ड एंड हाउ मच इट इज अ सॉफ्ट। ठीक है, कि स्प्रिंग कितना सॉफ्ट है और कितना हार्ड है, ये हमें कौन बताता है, के बताती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब एक चीज को आप समझ लें, स्ट्रेस की डिफिनीशन और प्रेशर की डिफिनीशन या यूनिट्स या इसकी इक्वेशन सेम है। स्ट्रेस को हम सॉलिड्स में पढ़ते हैं, जबकि प्रेशर को हम फ्लूइड्स में पढ़ते हैं। ये इसमें फर्क है, दोनों का एक ही इक्वेशन है, एक ही डिफिनीशन है, एक ही यूनिट है, लेकिन दोनों जो है उनको हम, एक को प्रेशर को हम फ्लूइड्स में पढ़ते हैं और स्ट्रेस को हम सॉलिड्स में। स्ट्रेस जो है वो किसे कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। ये एक सिंबल है, और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म वो आपके पास क्या है, सिग्मा आपके पास बराबर है एफ डिवाइडेड बाय ए। एफ डिवाइडेड बाय ए, इसकी यूनिट आपके पास क्या है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, और ये बराबर है किसके, पास्कल के। और ये 1 पास्कल कब होगा, जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर क्या होगा, एग्जर्ट होगा। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन है ml⁻², और एरिया की डायमेंशन आपके पास क्या है, एल स्क्वायर है। एल स्क्वायर को ऊपर लेके जाएं तो m, ठीक है, l⁻⁻1 t⁻⁻2, ये आपके पास इसकी क्या है, डायमेंशन है। अब स्ट्रेस जो है उसकी 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, 3। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के 3 टाइप्स हैं। पहला आपके पास है टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस।
यहां पे मैंने लिखा है फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया। यहां पे मैं सिंपल लिखूंगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है ये चेंज किस में लेके आती है? सिंपल, ये वन डायमेंशनल स्ट्रेस है। कितने डायमेंशन का स्ट्रेस है? वन डायमेंशनल का। यहां पे है द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ये टेंसाइल स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेस। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स टू द एरिया क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए इसमें सिंपल है, फोर्स पर यूनिट एरिया चेंजेस लेंथ, ये किसको चेंज करती है? लेंथ को। सिंपल सी बात है, ये आपके पास वन डायमेंशनल चेंज लेके आती है। क्या लेके आती है? वन डायमेंशनल। आपके पास एक रबर है ना, आप इसको इस तरीके से क्या कर रहे हो? स्ट्रेच कर रहे हो। अगर आप फोर्स लगा रहे हो एक यूनिट एरिया के ऊपर और वो चेंज लेके आ रही है एक ही डायमेंशन में, तो ये आपके पास टेंसाइल है। क्या है? टेंसाइल है। ठीक है। टेंसाइल के बाद आपके पास है शेयर स्ट्रेस। यहां पे मैंने लिखा है फोर्स पर यूनिट एरिया चेंजेस लेंथ। यहां पे सिर्फ एक चीज का इजाफा करूंगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया चेंजेस एरिया में वो चेंज लेके आते हैं, टू डायमेंशनल चेंजेस। फोर्स पर यूनिट एरिया इसमें क्या लेके आते हैं? टू डायमेंशनल चेंजेस। इसमें अगर आपके पास ये रॉड पहले से इस तरीके से मौजूद था तो ये इसको इतना जो है वो क्या कर लेती है? लंबा कर लेती है। क्या कर लेती है? लंबा। ये आपके पास कितने डायमेंशन का चेंज है? टू डायमेंशनल का। टेंसाइल स्ट्रेस भी हो गया, शेयर स्ट्रेस भी हो गया। अब आपके पास है बल्क स्ट्रेस। देखें बल्क जो है उसमें आप सिंपल क्या लिखोगे? वॉल्यूम की बात करोगे। यहां पे लिखा है बल्क stress, the ratio of tangential deforming force to the area being shear or twisted। देखिए इसमें तीनों में सिर्फ एक ही फर्क है कि हम एक डायमेंशन की बात करते हैं, इसमें हम दो की बात करते हैं और इसमें हम तीन की बात करते हैं। ये थ्री डायमेंशनल चेंजेस लेके आता है। कितने डायमेंशन का? थ्री। इसमें आपके पास चेंज आती है किसमें? सरफेस एरिया में। इसमें आपके पास चेंजेस आती हैं किसमें? वॉल्यूम में। और वो जो चेंजेस आती हैं उसको बेसिकली हम फिर स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। अच्छा, व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन आपके पास क्या है? देखिए जो चेंजेस स्ट्रेस की वजह से आती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। द चेंजेस अकर ड्यू टू स्ट्रेस, वो चेंजेस जो स्ट्रेस की वजह से आती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है, और रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन। किस से रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन से। इसके भी फिर तीन टाइप्स हैं। पहला टाइप है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो हमारे पास है सिंपल
चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मटेरियल है, कोई सॉलिड मटेरियल है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया है और आप इसमें क्या लेके आ रहे हो? चेंजेस लेके आ रहे हो, सिर्फ वन डायमेंशनल चेंजेस लेके आ रहे हो। ठीक है, उस चेंज इन लेंथ को आप ओरिजिनल लेंथ पे भी डिवाइड कर रहे हो, तो ये आपके पास क्या है? टेंसाइल स्ट्रेन है। इसके बाद आपके पास है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन आपके पास क्या है? इप्सिलॉन, इसके साथ एस लिखो, इसके साथ देखें डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। तो ये आपके पास मतलब सिंपल, इसमें किस में चेंजेस आ गई हैं? वो चेंजेस जो एरिया में आई हैं, किसकी वजह से? टेंसाइल शेयर स्ट्रेस की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेन। थर्ड नंबर पे आपके पास है बल्क स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेन आपके पास क्या है? इसमें चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, ये रेशियो है बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये रेशियो है चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, ये रेशियो है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली रेशियो है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इट इज अ रेशियो, it is the ratio between stress and strain। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रेशियो है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जब भी हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान एक रेशियो लेते हैं तो ये आपके पास क्या होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने स्ट्रेस आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया। फिर मैंने स्ट्रेन भी पढ़ाया था कि उसमें जो चेंजेस आती हैं स्ट्रेस की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन। अब जब आप इन दोनों के दरमियान रेशियो लेते हैं तो ये आपको क्या देता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब तीन तरह के मॉडुलस हैं। एक आपके पास है यंग मॉडुलस, एक है यंग मॉडुलस, दूसरा है शेयर मॉडुलस और तीसरा है बल्क मॉडुलस। तीन तरह के आपके पास मॉडुलस हैं, यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस को अब आप देख लें। अगर हम रेशियो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान ले लें तो ये आपको कौन सा मॉडुलस देंगे? यंग मॉडुलस। रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल strain, ratio between tensile stress and tensile strain is called young modulus। देखें, टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेंसाइल स्ट्रेन के। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख लें कि y is equal to टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। या आप इसको इस तरह लिख लें कि y इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। L को ऊपर लेके जाएं, F ज़रबे L डिवाइडेड बाय A ज़रबे डेल्टा L।
ये आपके पास कौन सा मॉडुलस है? यंग मॉडुलस है। क्या है? यंग मॉडुलस। और इसकी यूनिट जो है वो आपके पास पास्कल है। क्या है? पास्कल। ठीक है। अच्छा, यंग के बाद आपके पास है शेयर मॉडुलस। कौन सा मॉडुलस है? शेयर मॉडुलस। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने लिखा है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन। यहाँ पे मैं लिखूंगा शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन। रेशियो बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। ठीक था। अच्छा, तो इस तरह लेके शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। अब अगर आपको याद हो, हम शेयर स्ट्रेस में बात करते थे एरिया की। किसकी बात करते थे? एरिया। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया है। शेयर के लिए हमने यहां पे इस्तेमाल किया है, इसका इस्तेमाल किया है। किसका? इसका। तो इस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, या फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा, या इस इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए टेंजेंट ऑफ थीटा या ए थीटा। ये आपके पास कौन सा मॉडुलस है? दिस इज अ शेयर मॉडुलस। ये शेयर मॉडुलस है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, शेयर मॉडुलस के बाद आपके पास है बल्क मॉडुलस। असल में मेरा आज जो है गला सूख गया है। हाँ, अब इसके बाद आपके पास है बल्क मॉडुलस। देखें, बल्क मॉडुलस जो है वो रेशियो है बिटवीन बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है। और इसका फार्मूला भी बड़ा सिंपल है। B इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा V डिवाइडेड बाय B। तो B इज इक्वल टू एफ ज़रबे V डिवाइडेड बाय ए ज़रबे डेल्टा V। दिस इज अ बल्क मॉडुलस। ये आपके पास बल्क मॉडुलस है। क्या है? बल्क मॉडुलस। अब इसके बाद हमने एक ग्राफ जो है उसको अंडरस्टैंड करना है। वो आपके पास है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इससे पहले हमने स्ट्रेस को भी डिस्कस किया है, स्ट्रेन को भी डिस्कस किया है। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके ज़रिए हम किसी भी मटेरियल में इलास्टिसिटी चेक कर सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, उसकी डक्टिलिटी जो है वो भी चेक कर सकते हैं, वो कितना फॉर एग्जांपल लोड या फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम देख सकते हैं। आप सिंपल कह लें कि ये एक एक्सरे है किसी भी मटेरियल का। आपके कमरे में अभी ये जो ऊपर टायरन लगे हैं, गार्डर लगे हैं, ये इस तरह नहीं है कि सीधा बसाए हैं कि बनाए हैं कंपनी वालों ने। पहले इनको ये चेक करते हैं कि अगर 14 फुट का एक टायरन है वो कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं, वो कब बेंड होगा, कब अपनी जगह पे वापस आएगा, इलास्टिसिटी कितनी होगी। और इसके अलावा
वो कब जो है वो ब्रेक होगा, टूटेगा। ठीक है, तो ये जो कर्व है इसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे, इन पॉइंट्स से हम पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है उसको क्या करेंगे, समझेंगे। फर्ज करें ये आपके पास एक आयरन है, क्या है, एक आयरन है, एक सरिया है। आप इसके ऊपर यहां पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एरिया के ऊपर। तो जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उतना ये बेंड हो रही है, इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। जीरो से लेकर पॉइंट ए तक, जीरो से लेकर पॉइंट ए तक ये आपके पास एक ऐसा रीजन है जिसमें आप जितना भी स्ट्रेस लगाएंगे उतना आपके पास क्या चीज प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो जीरो से लेकर ए तक ये जो आपके पास रीजन है इसको हम क्या कहते हैं कि इसमें स्ट्रेस जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। ए जो है वो आपके पास प्रोपोर्शनल लिमिट है, क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। मेरी बात को गौर से समझ लो, ये जो सरिया है इस पे मैं जितना स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं उतना उसमें क्या आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है। क्या आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है कि जितना मैं फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई कर रहा हूं इतने इसमें क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। ए पॉइंट के बाद अगर मैं मजीद इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो कम स्ट्रेस पे ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। देखिए ये कर्व थोड़ी सी बैंड हो जाएगी इस तरीके से। ये जो रीजन है ये प्रोपोर्शनल रीजन है, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो ओबे होती है, जितना स्ट्रेस होता है उतना क्या चीज प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेन। ए से लेकर बी तक ये वाला जो रीजन है इसमें प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। इसमें आप कम स्ट्रेस अप्लाई करोगे ज्यादा स्ट्रेन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ए जो है ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, प्रोपोर्शनल लिमिट। अच्छा लेकिन ए से लेकर बी तक इस रीजन में बॉडी जो है वो इलास्टिसिटी शो करती है। ए से लेकर बी तक ये मुकम्मल जो रीजन है इसको हम कहते हैं इलास्टिक रीजन। ये कौन सा रीजन है, इलास्टिक रीजन है। इलास्टिक रीजन का मतलब ये है कि इसमें बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप पे दोबारा वापस आ सकती है। ठीक है, अब अगर देखें मैंने इसको, ये वाला जो रीजन है यहां तक ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, फिर ये आपके पास इलास्टिक रीजन है। मैं जब इसको छोड़ देता हूं ये दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाता है। लेकिन ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट ये इलास्टिक लिमिट है। कौन सा लिमिट है, इलास्टिक लिमिट। अब अगर इसके बाद मैंने मजीद इसके ऊपर फोर्स मीन स्ट्रेस अप्लाई कर दी तो ये अपनी जगह पे कभी भी वापस नहीं आएगी, इसमें परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे। ये जो आप बी से कंसिडर कर लें कि ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। इसमें इस रीजन को हम क्या कहते हैं, देखें ये जो रीजन है, अब इसमें डिफरेंट नेम्स लिखे हैं, वो नेम मैं एक एक लिखवा देता हूं। पहले आपके पास है इलास्टिक लिमिट, फिर आपके पास यील्ड पॉइंट। ये बी जो है, बी से आगे ये आपके पास देखिए ए से लेकर बी तक ये वापस आ सकता है, लेकिन बी पॉइंट से जैसे ही आगे जाएगा तो इसमें परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे। तो परमानेंट चेंजेस जहां पे आते हैं इसको हम क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट। बी को मैं जैसे बी पर मैं जैसे ही पहुंचूंगा बॉडी को छोड़ दूंगा, बॉडी वापस आ जाएगी। बी को मैं क्रॉस करूंगा तो एक नया रीजन स्टार्ट होगा, इसको हम क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट। इसके बाद है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये पॉइंट जो है ये आपके पास यील्ड पॉइंट है, परमानेंट चेंजेस आ गए हैं। ये आपके पास है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, यूटीएस।
डी पॉइंट मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जहां पर ये मटेरियल सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो है वो क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। ये मुकम्मल जो रीजन है इसमें परमानेंट चेंजेस आए हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक रीजन। अब जैसे ही मैं डी पॉइंट को क्रॉस करूंगा तो इसमें फ्रैक्चर स्टार्ट होंगे। ठीक है, क्या स्टार्ट होंगे, फ्रैक्चर। मतलब ये मटेरियल जो है यहां इस रीजन में तो प्रोपोर्शनल लिमिट था, इसमें आपके पास इलास्टिक रीजन था। ये आपके पास कौन सा रीजन है, प्लास्टिक। यहां से आगे थोड़ा सा चला जाऊंगा तो मटेरियल ब्रेक होने की तरफ जाएगा। ये जो सरिया है इसके ऊपर में मजीद लोड, आप कंसिडर कर लें कि ये हमने एक छत जो है ये बनाया है, इसके ऊपर हम दूसरा छत भी बना देते हैं, फिर हम तीसरा छत बना देते हैं। इस तरह नीचे जो सरिया लगा है वो आहिस्ता आहिस्ता बेंड होता है, फिर जब हम वजन हटा देते हैं तो वापस आ जाता है, फिर वजन रख देते हैं। एक ऐसा टाइम आता है कि परमानेंट वो जो है वो टेढ़ा हो जाता है। हम फिर भी नहीं रुकते हैं, मजीद इसके ऊपर वजन जो है वो रख लेते हैं। एक ऐसा टाइम आता है कि पूरी बिल्डिंग जो है वो क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। अब ये जो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं ये बेसिकली जो मटीरियल इंजीनियर्स होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के इंडस्ट्रीज में होते हैं, वो पहले हर एक मटेरियल का स्ट्रेस चेक कर लेते हैं कि कितना ये दबाव बर्दाश्त कर लेता है। अब फॉर एग्जांपल चाइना में आपने देखे होंगे टिकटॉक पे शीशे के बहुत सारे जो है वो ब्रिजेस बने होते हैं। वो इस तरह नहीं बने होते हैं कि कल सीधा आप शीशा लेके आओ, सीधा आप वहां पे पुट कर लो फिर लोगों को बुलाओ, नहीं। वो पहले उसमें अगर वो 50 बंदों को वहां पे कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे विजिट करें, इसके ऊपर घूमें, नीचे आप व्यू देखें, तो वो 100 बंदों का बंदोबस्त कर लेता है कि 100 तक वो वहां पे स्ट्रेस क्या कर ले, बर्दाश्त कर सकती हो। तो ये सारी चीजें पहले से जो है वो चेक की जाती हैं कि जो आपके पास ग्लास है उसमें किस तरह की प्रॉपर्टीज है, स्टील में किस तरह की प्रॉपर्टीज है, आयरन में किस तरह की प्रॉपर्टीज है, बाकी एल्यूमिनियम जो है उसमें किस तरह की प्रॉपर्टीज है, कॉपर में किस तरह की प्रॉपर्टीज है। मुख्तलिफ जो है स्ट्रेंथ वाइज इन प्रॉपर्टीज को चेक किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका एक एक जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में एक एक प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ेंगे। सारी जो है वो आपके पास थ्योरेटिकल चीजें हैं, हम एक एक डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पहली प्रॉपर्टी आपके पास है स्ट्रेंथ। कौन सी प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ। अब यहां पे स्ट्रेंथ के लिए लिखा है द जनरल एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू विथस्टैंड एन अप्लाइड फोर्स, कि एक मटेरियल जो है वो कितना फोर्स बर्दाश्त कर सकती है, उसकी जो जनरल एबिलिटी है, दिस इज बेसिकली स्ट्रेंथ। ये आपके पास क्या है, स्ट्रेंथ है। जनरल एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू विथस्टैंड। मैं आपको कहता हूं कि 2 चेयर्स हैं, एक चेयर पे नर्सरी क्लास का लड़का बैठता है, दूसरे पे एक 100 kg का एक स्टूडेंट बैठता है, वही नर्सरी क्लास का चेयर है। अब ये चेयर कितना फोर्स बर्दाश्त कर सकती है, उसकी क्या है, स्ट्रेंथ है। इसके बाद आपके पास है हार्डनेस। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। हार्डनेस में आपके पास क्या है, हार्डनेस इज अ मेजर ऑफ हाउ इजीली अ मटेरियल कैन बी स्क्रैच्ड और इंडेंटेड। देखें, डेंट्स तो आप सारे जानते हो, एक मटेरियल को हम कितनी आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं। ये आपके सामने ये दरवाजा लगा है, इस पे हम कितनी इजीली जो है वो स्क्रैच प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंडेंटेड निशाने लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इतना क्या है, हार्ड है। क्या है, हार्ड है। हार्ड मटेरियल ऑफन वेरी ब्रिटल, दिस मींस दे हैव लो रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट। हार्ड मटेरियल ब्रिटल होते हैं, उसको अगर हम अचानक से इस तरह हथौड़ा लगा दें तो वो उसको इतना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वेल नोन हार्ड मटेरियल इंक्लूड डायमंड एंड हार्ड एंड हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील ये आपके पास हार्ड मटेरियल है, ये अपने साथ लिख ले, डायमंड और इसके बाद हाई कार्बन स्टील। ये कार्बन स्टील तो वैसे भी आपके पास हार्ड मटेरियल है। ठीक है, स्टील एलॉय है। ठीक है, एलॉय है। इसके बाद आपके पास है ब्रिटलनेस।
अच्छा, ब्रिटलनेस क्या है? देखिए, a material that has a tendency to break easily or suddenly without extension first। अब इसको समझ लें, कोई भी मटेरियल जो डायरेक्टली टूटता है वो बेंट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये आपके पास ब्रिटल है। इसमें आपके पास है केस्ट आयरन, कंक्रीट, सेरामिक्स। केस्ट आयरन है, कंक्रीट है, सेरामिक्स है। मैं आपको बताता हूं, आपके घरों में कंक्रीट सब में लगी होगी, आप उसको हथौड़े से हिट करें वो बेंड बिल्कुल भी नहीं होगी, सीधा वो टूटेगी। आप ऐसा करें कि आपके घर में अगर इस तरह की कोई बर्तन वगैरह है, या वो जो हम पुराने वो जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं जिसमें हम नॉर्मली लोग जो है वो सारे फैमिली मिलकर, वो पश्तो में हम उसको क्या कहते हैं, वो जो हम खाना उसमें खाते हैं, पेंडा, पेंडा जिसमें हम खाते हैं, वो एक मिट्टी का एक बर्तन होता है, ठीक है। उसको आप छोटा सा भी हथौड़ा लगा दें, सीधा वो टूट जाएगा। इसके मुकाबले में अगर आप कोई आयरन का, मतलब ये सिल्वर का बना हुआ आप कोई प्लेट ले लें, उसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाएंगे वो पहले बेंड होगा। इट मीन्स कि वो आपके पास कौन सा मटेरियल है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद आपके पास टफनेस है। क्या है? टफनेस। अच्छा, टफ कौन से मटेरियल्स हैं? देखें, a material that absorb impact such as a hammer will is tough, this is the opposite to brittleness, ठीक है। absorb impact, ऐसे मटेरियल जो इम्पैक्ट को अचानक अगर उसके ऊपर आप हथौड़ा मारे उसको ये एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। और इसमें क्या है कि यूनिट्स फॉर टफनेस आर जोल पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट आपके पास क्या है? जोल पर मीटर स्क्वायर। टफ मटेरियल क्या है? इसके उलट है, ये अचानक हथौड़ा या किसी हिट को बर्दाश्त नहीं कर सकती, सीधा टूटेगी, ये उसको बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। इसके बाद प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी मैंने पढ़ाई थी कि जिस मटेरियल में परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स। इलास्टिसिटी भी मैंने पढ़ाई थी कि जिस पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर लें, ठीक है। प्लास्टिसिटी के बारे में भी हमने बात की थी, जिसमें परमानेंट चेंजेस आ जाएं। इलास्टिसिटी में आपके पास कौन से चेंजेस आ जाते हैं? आपके पास टेम्परेरी चेंजेस आ जाते हैं, मटेरियल दोबारा अपनी ओरिजिनल शक्ल पे वापस आ जाता है। स्टेफनेस है। स्टेफनेस क्या है? मटेरियल एबिलिटी टू रेजिस्ट बेंडिंग। एबिलिटी टू रेजिस्ट बेंडिंग, अगर आप एक मटेरियल को मोड़ना चाहते हो, मुड़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये आपके पास क्या है? स्टेफ है। स्टेफनेस हम कहां पे चेक करते हैं? स्प्रिंग में चेक करते हैं। आपने देखा होगा कि हमें क्या देता है स्टेफनेस ऑफ स्प्रिंग? डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी में हम क्या करते हैं कि एक मटेरियल अगर डक्टाइल है, इसका मतलब यह है कि आप उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आप उनके जो गेट अभी बन रहे हैं एल्यूमिनियम के, डिफरेंट शेप्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मटेरियल आपके पास क्या है? डक्टाइल है। क्या है? डक्टाइल है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन टॉपिक हमने पढ़ा था ना, कि हम जब भी किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाएंगे और वो उस मटेरियल में क्या चीजें लेके आएगा? चेंजेस लेके आएगा। तो जिस एनर्जी की वजह से इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी। द एनर्जी which produce elastic deformation in material, वो एनर्जी जो एक मटेरियल में इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी। अब हम थोड़ा सा इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इस साइड पे हम लेंगे फोर्स और इस साइड पे हमारे पास आएगी इलास्टिक डिफॉर्मेशन E, ठीक है, या हम इसको X भी कह सकते हैं। यहां पे मेरे पास एक रॉड है, ठीक है। मैं इस रॉड के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या चीज लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। हम जब भी किसी भी मटेरियल के ऊपर
इलास्टिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स जो है वो उसमें वो डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो उसमें चेंजेस लेके आता है। चेंजेस यूनिट डायमेंशन में भी लेके आता है, ठीक है, यूनिट डायमेंशन। और वो चेंजेस जो है ये इसके अंदर जो एनर्जी होती है जो बेसिकली चेंजेस लेके आती है। फर्ज करें मैं अगर इस मटेरियल को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, मतलब इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो इसके अंदर जो एनर्जी जो वर्क मैं इसके ऊपर कर रहा हूं, जो इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, स्ट्रेंथ। दो तरह की एनर्जीज है। एक एनर्जी का काम होता है कि इसको वापस लेके आए, दोबारा अपनी जगह पे इसको वापस लेके आए, ठीक है। और एक जो है वो हम जो दे देते हैं इसको, जैसे आपके पास एक फॉर एग्जांपल ये एक रबर है, आपने इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर दिया है। जब आप इसको इस डायरेक्शन में लेके आ रहे थे तो जो एनर्जी इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही थी वो आपके पास क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक है। यहां पे लिखा है द वर्क डन स्टोर्ड इन अ बॉडी टू प्रोड्यूस इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक का मतलब क्या है, ठीक है, एक तो मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, यहां से इसको यहां पे लेके आ रहा हूं, और दूसरा जब मैं इसको छोड़ देता हूं तो वो एनर्जी दोबारा इसको अपनी जगह पे वापस लेके आती है। मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, वो इसमें क्या लेके आता है, डिफॉर्मेशन। तो ये जो एनर्जी है ये आपके पास क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है। मैं इसको एनर्जी दे देता हूं और वो इसमें स्टोर हो जाती है, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर लेती है। फिर मैं जब छोड़ देता हूं तो वो एनर्जी दोबारा इसको अपनी जगह पे वापस लेके आती है, वो जो स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है। मैं इसके ऊपर जितनी ज्यादा फोर्स लगाता हूं उतनी ज्यादा इसमें क्या चीज प्रोड्यूस होगी, डिफॉर्मेशन। इनिशियली जब फोर्स आपके पास 0 थी तो यहां पे वर्क भी किस चीज के बराबर था, 0, कोई इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई थी। मैंने जब इसके ऊपर फोर्स जो है लगाई है, फोर्स 0 नहीं है तो वर्क भी आपके पास 0 नहीं है, मींस एनर्जी जो है वो इसमें स्टोर्ड हो गई है। मेरी बात समझ में आ रही है। इस लाइन का मतलब यह है कि इसके एक्स वाई साइड पे हमारे पास क्या चीज लग रही है, फोर्स, और एक्स साइड पे हमारे पास क्या चीज हो रही है, डिफॉर्मेशन। एक्सटेंशन इसमें आ रही है, क्या आ रही है, एक्सटेंशन। शेप इसका चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज। तो मैं अगर एवरेज फोर्स ले लूं तो एफ एवरेज इज इक्वल टू एफ आई प्लस एफ एफ डिवाइडेड बाय 2। एफ आई इज इक्वल टू एफ एफ प्लस एफ आई प्लस एफ एफ डिवाइडेड बाय 2। एफ एवरेज इज इक्वल टू एफ आई किस चीज के बराबर है, 0, प्लस एफ एफ किस चीज के बराबर है, एफ डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे मैंने एफ आई जो है वो हम क्लास 9th में 2 वेलोसिटीज लेते थे, एक हम लेते थे इनिशियल, एक हम लेते थे फाइनल, फिर 2 पे डिवाइड कर लेते थे, उससे हम क्या निकालते थे, एवरेज। यहाँ पर हम फोर्स की क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको तो ये भी पता है कि फोर्स बराबर है एफ डॉट, वैसे तो हम x डालते हैं लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E। तो W इज इक्वल टू एफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, F डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने पूरा जो है वर्क निकाला है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा वर्क है। लेकिन मुझे पूरा वर्क तो नहीं चाहिए, मुझे तो इस ट्राइंगल वाला वर्क चाहिए, ये वाला वर्क। ये y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो मुझे इस शेडेड रीजन में आपके पास वर्क चाहिए। अब अगर इस शेडेड रीजन में मैं वर्क निकालूंगा तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा 1/2। एक तो मैंने देखिए सिंपल मैंने इक्वेशन निकाली, जनरल मैंने एक फार्मूला निकाला है। अब अगर मैं इस शेडेड रीजन का वर्क निकालना चाहता हूं जो कि आपके पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक आप, ये तो पूरा आपके पास रेक्टेंगल है ना, अगर इस रेक्टेंगल को मैं हाफ ले लूं, 1/2 ले लूं, तो वर्क बराबर है 1/2 लेंथ ज़रबे विड्थ। W इज इक्वल टू 1/2, लेंथ की जगह पे मैंने क्या लिया है, F, और ये आपके पास क्या है, E। इस साइड पे मैंने क्या लिया है, E लिया है, ठीक है। तो वर्क बेसिकली आपके पास क्या है, ये एक एनर्जी है। तो वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, जो बॉडी में स्टोर्ड है, और उसका काम है कि बॉडी को क्या करे, डिफॉर्म करे, उसकी शेप में क्या चीजें लेके आए, चेंजेस लेके आए, तो ये आपके पास क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो एनर्जी है, ठीक है, अगर मैं इसको पर यूनिट वॉल्यूम ले लूं,
इसको स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किस तरह है? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये बराबर है 1/2 स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस दरबे स्ट्रेन, 1/2 स्ट्रेस दरबे स्ट्रेन। इससे पहले हमने एक ग्राफ पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, एक साइड पे हम लेते थे स्ट्रेस, एक पे हम लेते थे स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हम कितना स्ट्रेस लगा रहे हैं, कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर दोनों को हम ज़रब करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 F ज़रबे L, और ये दूसरा आपके पास क्या है फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया, और ये आपके पास क्या है डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। ठीक है, डेल्टा L डिवाइडेड बाय L, ये आपके पास क्या है स्ट्रेन एनर्जी है। अगर आप डेल्टा L की जगह पे क्या पुट कर लो, E पुट कर लो, E आपके पास क्या है इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। इस टॉपिक का सिंपल सादा अल्फाज में ये मतलब है कि ये मेरे हाथ में मार्कर है, इलास्टिक है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, वो एनर्जी जो इसमें डिफॉर्मेशन लेके आती है ये बेसिकली आपके पास क्या है स्ट्रेन एनर्जी है। ठीक है, अब हमारा जो मेन टॉपिक है दिस इज एनर्जी बेंड थ्योरी, हमने उसकी तरफ आना है। On the basis of electrical properties of solid, सॉलिड को हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे डिवाइड करना है। हमने जब फिजिक्स ऑफ सॉलिड का चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कहा था कि इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड करेंगे। पहले स्टार्ट में हमने स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज सारी पढ़ी, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमार्फस सॉलिड, पॉलीमॉर्फस। अब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड्स जो है उनको हम किस बेस पे डिवाइड करेंगे, ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। हमने सॉलिड को ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिवाइड करना है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस मटेरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके ऊपर क्या असर पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक मटेरियल को कितना इन्फ्लुएंस करता है, क्या करता है इन्फ्लुएंस। द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ मटेरियल, ये डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को। किसको, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हमने सॉलिड के कितने पार्ट्स, मतलब कितने टाइप्स ऑफ मटेरियल बनाए हैं। एक हमने बनाए हैं कंडक्टर्स, एक हमने बनाए हैं इंसुलेटर्स, एक हमारे पास है सेमीकंडक्टर्स, और एक हमारे पास है सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हमने सॉलिड्स को 4 हिस्सों में तकसीम किया है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर। अब कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, क्यों है, 2 थ्योरीज आई थी। पहली थ्योरी आपके पास थी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी सिर्फ आपको कंडक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी, ओनली अबाउट कंडक्टर्स। इसमें इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये थ्योरी सिंपल हमें ये कहती थी कि जिस मटेरियल में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बिहेव एज अ कंडक्टर। वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। अब इसके बाद एक नई थ्योरी आई, ये मसला तो था ना, हमने तो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स को भी हमने पढ़ना था, उसको अंडरस्टैंड करना था। तो इसके लिए कौन सी थ्योरी आ गई, एनर्जी बेंड
थ्योरी, एनर्जी बैंड ऑफ थ्योरी। ये थ्योरी हमें क्या कहती है? एनर्जी बैंड थ्योरी हमें ये कहती है कि जब भी आप किसी कंडक्टर को इंटरनली, मतलब किसी मटेरियल को इंटरनली स्टडी करोगे, अगर आप सिंपल एक आइसोलेटेड एटम लेते हो तो इसमें तो आपके पास बहुत सारे शेल हैं। पहला आपके पास है KLM, लेकिन जब आप एक मुकम्मल मटेरियल को स्टडी करते हो तो उसमें तो बहुत सारे एटम्स होते हैं। इस तरह बहुत सारे एटम्स होते हैं, और इन बहुत सारे एटम्स में आपके पास एनर्जी के बेस पर हमने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं अगर ऊपर ये जो वायर्स लगे हैं इनको मैं इंटरनली स्टडी करूं तो ये करोड़ों एटम्स से बने हैं, और ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ये आपस में मिलते हैं। तो फिर जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि किसी के पास कितनी एनर्जी है, उसके बेस पे हम इसके बैंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैंड्स। तो 3 बैंड्स है बेसिकली। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है? ये आपके पास एक ऐसी थ्योरी है जो ये एक्सप्लेन करती है कि कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, कौन सेमीकंडक्टर है, कौन सुपर कंडक्टर है। ये थ्योरी है क्या? When number of atoms combine to form, then the electron is distributed on the base of energies in a material. सबकी डिफरेंट एनर्जीज है, जिसकी बेस पे हमने इसमें बैंड बनाए, 3 बैंड बनाए हैं। तीन बैंड्स है। पहला बैंड है आपके पास फिल बैंड, कौन सा बैंड है? फिल बैंड। फिल बैंड जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली ये क्या होता है? फिल्ड। मैं अगर आपको कहूं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ मुख्तलिफ शेल्स हैं, जो इनके क्लोज शेल हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं निकल सकते हैं, तो ये आपके पास कौन सा बैंड है? फिल बैंड है। फिल बैंड के बाद आपके पास है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड जो है, अगर ये टेम्परेचर बहुत कम है, 0 केल्विन है, तो फिर तो इनसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं। ये आपके पास फुल या पार्शियली फेल होता है। क्या होता है? पार्शियली फेल। जैसी इनको एनर्जी मिलती है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किधर चले जाते हैं? ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर है, इनको तो टाइटली इसने बांधा है कि आपने कहीं पर नहीं जाना है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, इसको मैं थोड़ी सी एनर्जी दे दूं तो ये सीधा ऊपर जा सकता है और फिर ये हिस्सा ले सकता है कंडक्शन में। किस में? कंडक्शन में। तो कंडक्शन बैंड जो है ये आपके पास है द बैंड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंड टू देयर एटम एंड आर मूव फ्री टू मूव, कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ये तो इससे ऊपर है वैलेंस बैंड। The energy band in which electrons are tightly bound to their atoms and not free to move is called valence band. And valence band electron can conduct electric current through solids. It is completely filled and no vacant space. ठीक है, it is low energy band. इसमें एनर्जी आपके पास क्या होती है? कम होती है, लेकिन जैसे हम इसको थोड़ी एनर्जी दे देते हैं तो वैलेंस से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाते हैं? कंडक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड जो ये बेसिकली पहले ग्राउंड स्टेट पर होते हैं। जब हम इसको एनर्जी दे देते हैं तो किधर चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट पर। ये आपके पास कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड है? कंडक्शन। कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री।
ये कहाँ से आते हैं? वैलेंस बैंड से आते हैं। इनका काम क्या है? कंडक्शन करना। किस चीज की? इलेक्ट्रिसिटी की या हीट की। इनका काम है हीट को आगे लेके जाना। इनके दरमियान जो स्पेस है इसको हम कहते हैं बैंड गैप। क्या कहते हैं? बैंड गैप। मैं आपको अभी मिसाल दे देता हूं। एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। पहली 2 लाइन्स है बिल्कुल टीचर के करीब है। आप कंसिडर कर लें कि आपके पास कौन से बैंड है? फिल बैंड। ये बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर 10वें लाइन के बाद ऐसे स्टूडेंट्स है, टीचर उनको देख रहा है लेकिन उसके ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है। थोड़ी सी टीचर की तवज्जो हट जाती है तो सीधा स्टूडेंट जो है वो मतलब शरारत कर लेते हैं। आखिरी लाइन में वहां पे दरवाजा भी लगा है, आखिरी लाइन में, तो वहां पे तो स्टूडेंट अगर मर्जी है, कोई आता है कोई जाता है, 100 स्टूडेंट है, लंबी क्लास है, या आप 300 स्टूडेंट्स की क्लास कंसिडर कर लो। वहां पे एक दरवाजा है, वहां से कोई स्टूडेंट निकलता है, कोई जो है वो इधर आता है, मतलब वहां पे हरकत मूवमेंट जो है वहां पे होती है। तो कंडक्शन बैंड का काम यह है कि मूवमेंट, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसी एनर्जी इनको मिल जाती है सीधा ये कंडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस बेस पे हमने 3 किस्म के मटेरियल्स बनाए हैं। एक आपके पास है कंडक्टर, एक आपके पास है इंसुलेटर, और एक आपके पास है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। अब कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, ये दोनों आपस में ओवरलैप होते हैं। इलेक्ट्रॉन को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है किस में? कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। मैं अभी अब समझाता हूं। आप कंसिडर कर लें कि एक स्टूडेंट की चेयर बिल्कुल गेट पे पड़ी है, छुट्टी के टाइम तो उसको तो कोई मसला नहीं है, सीधा वो तो क्लास से ऑलरेडी बाहर था, वो सीधा चला जाएगा। इस तरह कंडक्टर को जैसे आप एनर्जी दोगे तो सिंपल उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको ये गैप क्रॉस करने की कोई इतनी खास एनर्जी नहीं पड़ेगी, सीधा वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा। इंसुलेटर में सबसे बड़ा मसला ये है कि ये गैप बहुत लंबा है। फॉर एग्जांपल 300 स्टूडेंट्स की क्लास में आपकी चेयर जो है वो 250 नंबर पर है। अब मैं आपको कहता हूं कि 1 मिनट में आपने यहां से निकलना है, 1 मिनट में आप नहीं निकल सकते हैं। सिंपल इंसुलेटर में ये गैप इतना लंबा होता है कि इलेक्ट्रॉन इस गैप को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता है वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान। तो अगर गैप को क्रॉस नहीं कर सकता है तो इट मींस कि यहां पे कोई कंडक्शन नहीं होगी। तो ये आपके पास कौन सी डिवाइस है, मतलब कौन सा मटेरियल है? इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर इन दोनों के दरमियान होता है। इसमें गैप ना तो ज्यादा लंबी होती है, कंडक्टर से तो ज्यादा होती है, इंसुलेटर से कम होती है। अब अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये जाएगा किसकी तरफ? इंसुलेटर। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जाएगा किसकी तरफ? कंडक्टर की तरफ। मतलब ये है कि 50% इट बिहेव लाइक अ कंडक्टर, 50% इट बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। टेम्परेचर इंक्रीज कंडक्टर, टेम्परेचर डिक्रीज इंसुलेटर। तो ये बैंड गैप डिसाइड करता है कि कौन कंडक्टर बनेगा कौन इंसुलेटर। गैप नहीं है कंडक्टर, लंबा है बहुत ज्यादा इंसुलेटर, दोनों के दरमियान है, टेम्परेचर के साथ चेंजेस आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो कंडक्टर, टेम्परेचर कम कर दिया इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं तो आपके पास इंसुलेटर।